अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स। इसके एमसीक्यूज हैं और पार्ट 1 में मैंने जो हैं वो 40 एमसीक्यूज बनाए हैं इसके। तो हर एक एमसीक्यूज के यहाँ पे जो हैं आंसर वो सॉल्व किए गए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन के थ्रू ही सारे आंसर जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप सब लोग भी इसको एक दफ़ा वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद सेकंड टाइम आप लोग एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पढ़ें और स्क्रीनशॉट ले लें उसके लिए। तो उसके बाद आप उसकी खुद प्रैक्टिस करके उसके एक्सप्लेन करके आंसर लिखें। अगर आप लोग इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं तो बिलीव करें कि आप यहाँ पे जो मैं एमसीक्यूज सारे प्रोवाइड करूँगा, अगर आप लोग वो सॉल्व कर लेते हैं सारे एमसीक्यूज कंसेप्चुअल वे में, तो आप ई कैट में अपियर हों या आप एमडी कैट में अपियर हों, आप किसी में भी अपियर होंगे तो आप लोग मार्क वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि एमसीक्यूज में की एक तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, तो एक तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज मिल रहे हैं। सेकेंडली आप एमसीक्यूज के आंसर्स को याद करते हैं, एमसीक्यूज के आंसर को याद नहीं करते, इनको हमेशा कंसेप्चुअल वे में याद रखते हैं। तो अब आपने यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों ने आंसर जो हैं उनको एक्सप्लेन करना, उनको कंसेप्चुअल वे में डिस्कस करना सीखना है। तो जब आप लोग सारे कंसेप्ट अगर आप को याद हो जाते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, तो फिर इन कंसेप्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ये आपको सारे ट्रिक भी याद हो जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपकी प्रैक्टिस भी होगी तो जब आप लोग पेपर में बैठे होंगे या पेपर में आप लोग अपियर होंगे तो वहां पे आपके लिए बहुत इजी होगा आंसर करना, वो ई कैट के हों, एम कैट के हों या फिर वो बोर्ड एग्जाम के हों। तो जब आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको याद होंगे, तो एमसीक्यूज में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हेल्प आउट करते हैं, जाके आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं सेम स्टेटमेंट से। तो इसलिए आपने ट्राई करें कि अब से खुद को आदत डालें एमसीक्यूज को कॉन्सेप्चुअल वे में सॉल्व करने की और उनकी प्रैक्टिस करने की। तो चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं जो मैंने एमसीक्यूज बनाए और उनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके सबके आंसर निकालेंगे। तो लेट अस मूव टू स्क्रीन। तो चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। एक वेक्टर का अपने ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले देखें इसका सॉल्व करते हैं इसको। तो ए क्रॉस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो अब हमने एक वेक्टर का उसी से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो बी को रिप्लेस कर देंगे किस से, ए से। तो जब उसको ए से रिप्लेस करेंगे तो ये राइट साइड क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर ए साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और ए दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों में एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री। तो इस वजह से यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, साइन 0। तो साइन 0 0 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नल वेक्टर आएगा। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के आंसर वेक्टर होते हैं तो ये इसको 0 नहीं लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, नल वेक्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, नल वेक्टर। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जे क्रॉस जे इज इक्वल टू। तो जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी पूछी जाती है तो हमेशा स्टैंडर्ड फार्मूला लिखें और स्टैंडर्ड फार्मूला से ही आगे सॉल्व करें। तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसी रूल से देखें, जे क्रॉस जे, तो सेकंड वाला जे बी का रोल प्ले करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट जे इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड जे 1 1 आ जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। साइन ऑफ एंगल बिटवीन जे एंड जे, दोनों वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों पैरेलल हैं, एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री। तो अगेन इसका आंसर क्या आ जाएगा, नल वेक्टर, क्योंकि साइन 0 0 के इक्वल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या बना, नल वेक्टर इसका भी बना।
उसके बाद आ जाएं थर्ड वेक्टर, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जे क्रॉस के इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो इनका आंसर आता है उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होती है, ये ऑलरेडी हमें पता है। तो अब देखें, हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है जे क्रॉस के का इसी रूल से। तो j का मैग्नीट्यूड इंटू के का मैग्नीट्यूड 1 1 इंटू साइन ऑफ एंगल, दोनों में एंगल क्या होता है, j एंड k, y एक्सिस और z एक्सिस में एंगल होता है 90 डिग्री, तो साइन 90 1 के इक्वल होता है। उसके बाद आंसर j क्रॉस के का आंसर क्या आ गया, जस्ट नॉर्मल यूनिट वेक्टर 1 1 इंटू 1 1 के इक्वल, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब देखें j क्रॉस k के ऊपर नॉर्मल कौन होता है, i, एक्स एक्सिस नॉर्मल होता है, क्योंकि एक्स वाई और जी तीनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जे और के यहाँ पे थे, तो इनके ऊपर बाकी एक ही ऑप्शन बची, वो क्या है, आई एक्सिस। या फिर आप लोग राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन प्रिडिक्ट करेंगे तो वो आई यूनिट वेक्टर आ जाएगी। उसके बाद फोर्थ, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे क्रॉस के इज इक्वल टू, तो j डॉट के का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, यहाँ पे अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला a डॉट b। अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे इसको रीड आउट करना सीखें, a डॉट b किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉज ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b। तो यहाँ पे हमें j डॉट के लेना है, तो ये देखें j डॉट के, इसी रूल से मैग्नीट्यूड ऑफ j 1 मैग्नीट्यूड ऑफ k 1 कॉज ऑफ एंगल बिटवीन j एंड k। तो ये j वाई एक्सिस है, k अगेन क्या है, z एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर हैं, एंगल क्या आया 90 डिग्री। तो यहाँ पे कॉज 90 किसके इक्वल हो गया, 0 के, तो आंसर क्या आ गया 0। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन सी बनी 0 फोर्थ एमसीक्यूज की। फिफ्थ एमसीक्यूज, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ k डॉट k इज इक्वल टू, तो अब अगेन डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखें, a डॉट b किसी के इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉज ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b। तो इसी रूल से मैग्नीट्यूड ऑफ k डॉट k इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड k 1 कॉज ऑफ एंगल, दोनों k के पैरेलल होते हैं, दोनों पॉजिटिव z एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनमें एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री, कॉस 0 1 के इक्वल होता है, तो आंसर क्या आ गया 1। तो इसलिए मैंने ये पूरी प्रॉपर्टी लिख दी हुई है, आई डॉट जे डॉट जे भी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनी बी। सिक्स्थ, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ के क्रॉस जे इज इक्वल टू, अगेन इसको सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो अब हमें क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे के क्रॉस जे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले जे क्रॉस के स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो जे क्रॉस के को सॉल्व करेंगे 1 इंटू 1 साइन ऑफ एंगल 90, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर जे और के के ऊपर नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है आई। तो अगर इनका ऑर्डर रिवर्स करें, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर रिवर्स करने से डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे जे क्रॉस के स्टैंडर्ड फॉर्म में आई के इक्वल होता है, तो इनका ऑर्डर रिवर्स करेंगे के क्रॉस जे, तो माइनस एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन रिवर्स तो माइनस आई, तो माइनस आई करेक्ट ऑप्शन है। राइट हैंड रूल से भी अगेन आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने मोस्टली सारे यहाँ पे मैथ से ही कर दिए हुए। सेवंथ एमसीक्यूज, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए एंड बी। तो दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखें डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अब ए डॉट बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स में एंगल 90 डिग्री होता है, तो ए बी कॉस 90 0 के इक्वल होता है, तो आंसर क्या आ गया 0। तो करेक्ट ऑप्शन बी ऑलवेज 0। 8, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी इज, अब दो वेक्टर्स का जो इसकी दो ऑप्शन दी जा सकती हैं, ये एक ये दी हुई है, इसको और तरह से भी एमसीक्यूज को पूछा जा सकता है, तो इसको सोल्यूशन में देखते हैं। तो अगेन डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। पैरेलल वेक्टर्स हैं, थीटा 0 डिग्री के इक्वल होगा, यहाँ पे पुट करें कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के, आंसर क्या है ए बी। तो अब ए डॉट बी, इन दोनों का अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ये देखें ए और बी, ए का मैग्नीट्यूड है और बी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड, पैरेलल है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो इसी रिजल्ट को मैक्सिमम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम की ऑप्शन ना दी गई हो, माइनस ए बी प्लस ए बी दिया गया हो, तो करेक्ट ऑप्शन ए बी भी बनेगी। और तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब दो वेक्टर पैरेलल हों, तो लिहाजा यहाँ पे ऑलवेज मैक्सिमम दिया हुआ है, प्लस ए बी ऑप्शन नहीं दी हुई, तो प्लस ए बी भी पूछा जा सकता था। अगर प्लस ए बी भी दिया होता तो फिर आपको जाना पड़ता किस पे, बोथ की ऑप्शन भी होती साथ, तो ए बी, तो ए बी भी ऑप्शन दी जा सकती है और मैक्सिमम की फॉर्म में भी। तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब दो वेक्टर पैरेलल, और मैक्सिमम का मीनिंग क्या होता है, ए इंटू बी, या उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट। उसके बाद नाइन्थ, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए इज 5 यूनिट्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विद इटसेल्फ इज इक्वल टू। तो ये प्रॉपर्टी है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की, किसकी, सेल्फ। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट पहले देखते हैं वो किसके इक्वल होता है, फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ए डॉट बी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, हमें सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है तो ए का ए से ले लेते हैं, बी को ए से रिप्लेस कर देंगे। इसी रूल से बी का मैग्नीट्यूड रिप्लेस हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड से। ए और ए दोनों पैरेलल हैं, थीटा 0 डिग्री आ गया, कॉस 0 1 हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर। तो सिंपली जब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखें ये स्क्वायर आया हुआ है, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड। यहाँ पे वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड कितना बताया गया, 5। तो हमें पता है इसका अगर ए का ए से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर ले लें, 25 यूनिट्स आंसर है इसका। उसके बाद 10th, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए एंड बी। अब दो वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के। आंसर क्या आया, ए बी एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर। इसी को क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है पैरेलल वेक्टर्स का, ये प्रॉपर्टी रिवर्स है। तो मैक्सिमम रिजल्ट की जगह पे ये भी ऑप्शन, यहाँ पे देखें ये दोनों ऑप्शन दी गई हैं, ए बी एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर, इसी को मैक्सिमम बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑलवेज मैक्सिमम, और उसके बाद सी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनी, बोथ ए एंड सी। 11th, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी इज, अगेन सॉल्व करते हैं। तो अब पैरेलल वेक्टर्स हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, तो साइन 0 0 के इक्वल, अगेन नल वेक्टर आंसर आ जाएगा, तो नल वेक्टर इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 12th, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए विद इटसेल्फ। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हमने इटसेल्फ का प्रोडक्ट लेना है, तो अगेन क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखें, ए क्रॉस ए आ जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरह ये वाला ही फॉर्मूला लिखेंगे, ए क्रॉस बी, बी को रिप्लेस कर देंगे ए से, ए मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल। तो ए और ए दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, थीटा 0 डिग्री, साइन 0 0 कर देगा सबको, और यहाँ पे क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये नल वेक्टर आंसर आ जाएगा। अगेन इसका आंसर क्या है, नल वेक्टर। 13, if the vectors a and b are the two adjacent sides of a parallelogram, their cross product will give us, ये उसकी प्रॉपर्टी है, क्रॉस प्रोडक्ट में लास्ट पे दी गई है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड और ए बी साइन थीटा। तो इनको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसकी अगर वैल्यू पूछी जाए तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, या फिर ये भी ऑप्शन दी जा सकती थी ए बी, ये ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड से कैलकुलेट हो जाता है। 14, what will be the direction of cross product of a and b if a and b are acting along negative z axis and negative y axis respectively। तो a क्रॉस b, इसी से कैलकुलेट करते हैं इसको, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखें a की डायरेक्शन माइनस के बताई गई है, b की डायरेक्शन माइनस जे। तो सिंपली इनका रूल क्या होता है सॉल्व करने का, मैग्नीट्यूड ऑफ इसका ये होता है, तो नॉर्मल साइन 90, तो अगेन आंसर क्या आया, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, माइनस के माइनस जे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपली क्या रहेगा, के क्रॉस जे। तो जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, प्लस आई के, तो ये के क्रॉस जे है तो माइनस आई के इक्वल। तो इसकी डायरेक्शन क्या आ गई,
नेगेटिव एक्स एक्सिस। आप इस रूल से सॉल्व कर लें या राइट हैंड रूल लगा लें। उसके बाद 15, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विद लीनियर वेलोसिटी देन, मोशन की दो टाइप्स होती हैं, लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे लीनियर मोशन की बात हो रही है तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, बॉडी में कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को में लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होता है और सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो होता है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप डी को देखें ये क्यों गलत है, यहाँ पे एफ एक्स ज़ीरो है, यहाँ पे कंप्लीट फोर्स एफ वाई का ज़ीरो होना भी ज़रूरी होता है, एफ वाई ज़ीरो उसने नहीं बताया हुआ, ये डी ऑप्शन गलत है। इसमें अल्फा दिया हुआ है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करता है, गलत है। इसमें टॉर्क दिया हुआ है, अगेन गलत है, क्योंकि ये तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करता है टॉर्क। अगेन ये समेशन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं दिया हुआ। तो बाकी सारी ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, ये वाली बी ऑप्शन करेक्ट है। लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए और सम ऑफ ऑल फोर्सेस ज़ीरो होना चाहिए। तो लीनियर या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ये होती है। द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए नया है और इसको याद रखना। स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका होता है ये वाला, मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। लेकिन मैक्सिमम का मीनिंग यहाँ पे ये है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होता है, याद करें, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों। अगर वो पैरेलल ऐड हो रहे हैं तो फिर उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। तो पैरेलल के लिए थीटा की वैल्यू जीरो, तो कॉस 0 डिग्री 1 के इक्वल। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये वाला है, लेकिन जब मैक्सिमम आ गया तो थीटा एंगल जीरो, मैक्सिमम का वर्ड बता रहा है कि एंगल जीरो है, पैरेलल है ये। तो इस वजह से दो वेक्टर जब पैरेलल हो मैक्सिमम रिजल्ट आता है, पैरेलल नहीं है तो फिर रिजल्ट रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ पे कॉस 0 1 के इक्वल होता है। तो आंसर करेक्ट ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद 17, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इज। अब देखें उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हमने टॉर्क के टॉपिक में पढ़ा हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। जब एंगुलर वेलोसिटी जीरो है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, और एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क के, तो टॉर्क भी क्या होगा, जीरो। तो जब किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी जीरो, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो और उसका टॉर्क भी जीरो होता है। उसके बाद आ जाए 17, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो, ये तो अगेन रिपीट हो गया। उसके बाद 18, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 45 डिग्री है, लेकिन कैलकुलेट कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। इक्वल रख दें, ए बी से कैंसिल आउट, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा इधर आके डिवाइड करेगा, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा 1 के इक्वल आ जाएगा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल, टेनेंट थीटा के, तो यहाँ पे थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, टेनेंट इनवर्स 1। टेनेंट इनवर्स कैलकुलेटर पे प्रेस करें तो 45 डिग्री के इक्वल होता है। आंसर क्या आ गया, 1। 19, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द पिवट पॉइंट, देन उसका मूवमेंट आर्म भी जीरो होता है और उसका टॉर्क भी जीरो होता है। ये टॉर्क के टॉपिक में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे अगर किसी को कंसेप्ट नहीं है तो वो अगेन उधर देख ले। तो टॉर्क भी जीरो है और मूवमेंट आर्म भी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिस्क्राइब द कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये होता है कि फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और सेकंड भी। तो उनकी मैथ लिखनी है आपने, फर्स्ट कंडीशन की और सेकंड कंडीशन की। तो अगर आपको मैथ याद हो तो बाकी सारी ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, ये वाली डी वाली ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करती है। 21, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट इज 120 डिग्री। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, उधर इसका आंसर प्रूव किया हुआ है की बुक्स के ऊपर। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर एंड रिजल्ट, अगर दो वेक्टर इस तरह से ऐड हो रहे हो कि उनमें एंगल कितना बन रहा हो 120 डिग्री का, तो
तब उन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। अगर 120 के एंगल पे वेक्टर ऐड किए जाएं, उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी ए और बी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो इक्वल आंसर है। 22nd, if a vector A has magnitude 5 and makes an angle of 30 degree with x-axis, its y component is ay का फॉर्मूला होता है a sin थीटा, a की वैल्यू 5 दी गई है, एंगल 30 डिग्री दिया गया है, तो 5 इंटू साइन 30 1/2 के इक्वल होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.5। उसके बाद दी एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र स्क्र रूट, ए एक्स 4 दिया गया, ए वाई कितना दिया गया 3, तो दोनों का स्क्र लें, 16 प्लस 9 25 का स्क्र रूट 5 के इक्वल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है 5 आंसर, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया हुआ लेकिन डी ऑप्शन करेक्ट है। 24th, if ax is equal to -4 and ay is equal to -6, then the direction of resultant vector is, तो डायरेक्शन जब भी कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहला काम होता है क्वाड्रेंट को प्रिडिक्ट करना, और वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टॉपिक में जो आपने 4 रूल पढ़े हुए हैं उनको अप्लाई करना होता है हमने। तो यहाँ पे देखें, इसका दोनों ए एक्स भी नेगेटिव है, ए वाई भी नेगेटिव है, तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा बना, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला होता है 180 + 5। तो सबसे पहले फाई कैलकुलेट करेंगे, फाई का फॉर्मूला होता है टेनेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो यहाँ पे वैल्यूज पॉजिटिव पुट करते होते हैं, नेगेटिव का साइन टेनेंट में नहीं लगाते, अगर आप नेगेटिव का साइन लगाएंगे कैलकुलेटर आंसर नहीं देता। तो यहाँ पे जो साइन है वो क्वाड्रेंट बताते हैं, जब क्वाड्रेंट बता दिया तो वो ख़त्म, बस उनकी बात ख़त्म। तो ए वाई ओवर ए एक्स, तो टेनेंट इनवर्स यहाँ पे ए वाई 6 है और ए एक्स क्या है 4, तो कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 56.3। तो यहाँ पे ऐड कर दें 180 + 56.3 236.3, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। उसके बाद 25th, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द टॉर्क इन द बॉडी अबाउट इट्स सेंटर। याद करें, हमने पढ़ा हुआ है कि जब कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर या पिवट पॉइंट के ऊपर एक्ट करती है तो उसका मूवमेंट आर्म 0 होता है, वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती। अब वेट जो है उसके सेंटर पे एक्ट कर रहा है जो कि उसका पिवट पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिवट पॉइंट होता है। तो अब पिवट पॉइंट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, इस वजह से उसका टॉर्क क्या होगा 0। 26th, a physical quantity which produces angular acceleration, ये एनालॉजी पड़ी थी बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क। तो टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे एंगुलर मोशन या एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही है। उसके बाद 27, if we have a vector c is equal to -8i + 7j, the magnitude of x component of vector, ये याद रखें यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो x कंपोनेंट वो होता है जिसका कोफिशिएंट आई हो, तो ये वाला सारा क्या है x कंपोनेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है वेक्टर का, कभी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, उसका आंसर आपने हमेशा पॉजिटिव में ढूंढना है जब मैग्नीट्यूड का वर्ड आ जाए। तो अब यहाँ पे देखें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है 8 है, मोस्टली लोग -8 लगा देते हैं, यहाँ पे -i के साथ है 8 के साथ नहीं है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर y कंपोनेंट पूछा जाता यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड तो वो +7 होता, यहाँ पे x पूछा गया तो करेक्ट आंसर क्या बना 8, करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 28, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, तो जब भी दो वेक्टर्स में एंगल पूछा जाए तो हमेशा यूज़ करें डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट से थीटा किसके इक्वल होता है cos इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए बी। तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड ये है, बी का मैग्नीट्यूड है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। यहाँ पे देखें ज़रा 2 × 6 12 -4 × 3 -12, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आया 0, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो कॉज इनवर्स 0 कितने पे होता है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 90 डिग्री, ये ए ऑप्शन नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है 90 डिग्री। क्यों, यहाँ पे कॉज
इसका आंसर एंगल में क्या आ रहा है 0 डिग्री, और आपको पता है कॉज कितने एंगल पे 0 होता है, कॉज इनवर्स 0 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 90 डिग्री है। कैलकुलेटर पे आप लोग प्रेस कर सकते हैं। वैसे भी हमें कॉज की वैल्यू याद है कि कॉज 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, कॉज 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1 के कॉज 90 इज इक्वल टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन इसकी 90 है। उसके बाद 29 है मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए हैट ओवर ए हैट इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड। करेक्ट ऑप्शन बी है। उसके बाद 30 सिंगल वेक्टर हैविंग सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन है स्टैंडर्ड, याद रखिएगा। विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से लेंथ, यहाँ पे लेंथ मैग्नीट्यूड बता रही है। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाएगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेंथ स्केलर होती है, वॉल्यूम भी स्केलर है, वर्क भी स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद दी यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस के लिए स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर जे यूज़ किया जाता है। तो जे किस डायरेक्शन को शो करता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस को। करेक्ट ऑप्शन इसकी बी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 33 द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा। तो इसको एज ए स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। उसके बाद द वेक्टर, ये वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है कि ये यूनिट वेक्टर कैसे है। इसके लिए इसको देखते हैं कि ये यूनिट वेक्टर कैसे है। यहाँ पे देखें, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। इसका एक्स कंपोनेंट 1/2 अंडर रूट, इसका स्क्वायर 1/2 आएगा। 1/2 अंडर रूट वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, उसका भी क्या आएगा 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 1 के इक्वल, तो इसका मैग्नीट्यूड सारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो उसके बाद डायरेक्शन देखें, थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं थीटा से टेनेंट इनवर्स। तो यहाँ पे 1 क्यों, यहाँ पे इसका वाई टेनेंट का फॉर्मूला होता है ए वाई ओवर ए एक्स, ए वाई भी 1/2 अंडर रूट, ए एक्स भी 1/2 अंडर रूट के, ये कट जाएंगे तो 1 आया। तो टेनेंट इनवर्स 145 डिग्री के इक्वल होता है। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और पर्टिकुलर डायरेक्शन रखता हो। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आया है, ये कैलकुलेट आप करके देख सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या है 45 डिग्री। तो डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। मैग्नीट्यूड तो उसका 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन 45 डिग्री है, तो ये डायरेक्शन ही बता रहा है, तो लिहाजा ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। 35th विच इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इनमें टेंशन फोर्स को बोलते हैं, याद रखना टेंशन फोर्स ही है, फोर्स ही का नाम दूसरा टेंशन है, इस वजह से टेंशन वेक्टर क्वांटिटी है। एंट्रोपी भी स्केलर है, इनर्शिया भी, पावर भी। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड, आपने फर्स्ट चैप्टर में एक सॉलिड एंगल पढ़ा हुआ है। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल होता है। इसकी ऑप्शन को ऐसे भी दिया जा सकता था, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल या 3 डायमेंशनल एंगल से डिस्क्राइब होती है। स्पेस का मतलब होता है कि वेक्टर 3 डायमेंशन में है, एक्स वाई और जी। तो स्पेस में नहीं है, प्लेन में है, तो इसका मीनिंग है वो एक्स और वाई में है, बस 2 डायमेंशन में। प्लेन का मीनिंग है 2 डायमेंशनल, और स्पेस का वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में एंगल 3 डायमेंशनल होता है और सॉलिड एंगल बोलते हैं, और 2 डायमेंशन में एंगल होता है उसे थीटा बोलते हैं, और वो प्लेन एंगल होता है जिसको आप रेडियन में मेजर करते हैं, रेडियन और स्टी रेडियन। स्टी रेडियन 3 डायमेंशनल, रेडियन 2 डायमेंशनल। तो करेक्ट ऑप्शन 3 एंगल, या अगर इसका आंसर आप सॉलिड एंगल में भी पूछा जा सकता है आपसे। 37th इफ ए एक्स ए वाई आर बोथ नेगेटिव द रिजल्टेंट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये तो बहुत इजी है, आपको आना चाहिए। 38 तो इफ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इज अलोंग वाई एक्सिस देन इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज, अब सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं आता ना रखो, यहाँ पे मैथ यूज किया करें। आपने ए एक्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए कॉस थीटा। अब
वेक्टर कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस से उसका एंगल कितना है 90 डिग्री। मैग्नीट्यूड पुट कर दो, cos 90 जीरो के इक्वल होता है, तो आंसर क्या आ गया, जीरो। तो जब कोई वेक्टर वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स एक्सिस से एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो लिहाजा आंसर क्या आ गया, 0 डिग्री। 39th, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस इट्स एक्स कंपोनेंट, ये वैसे डायरेक्ट भी आंसर दिया जा सकता है, वो है ही एक्स एक्सिस पे तो उसका मैग्नीट्यूड भी यही होगा, लेकिन फॉर्मूला लगा लें आप अगेन, ए एक्स किसके इक्वल होता है, ए कॉस थीटा के। तो ये वाला वेक्टर कहाँ पे, मैग्नीट्यूड उसका 20 है कहाँ पे, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, एंगल क्या है 0 डिग्री, कॉस 1 के, तो आंसर 20 न्यूटन। उसके बाद इफ ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 2k देन ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर अगेन क्या 4, 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। तो ये थे इसका पार्ट 1, 40 एमसीक्यूज थे पार्ट 1 में, लेकिन रिमेनिंग एमसीक्यूज जो और हैं वो भी इंशाल्लाह पार्ट 2 में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर, अगर ये किसी भी एमसीक्यूज में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे आप लोग बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।